कौन सा? तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बारीकी से अध्ययन करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा है। तो हम लोग जो है, जैसे कि आप लोग बताए थे कि हम लोग जो है डेली के डेली जो है हम लोग कम से कम 3 लेक्चर करेंगे, 3 सब्जेक्ट का पढ़ाई करेंगे, एक मैथ का, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का। तो ये आप जो देख रहे हैं शाम के, जो हम लोग कितने बजे देख रहे हैं? तो 5 बजे देख रहे हैं या 6 बजे? आप लोग बताइएगा कि हम आप लोगों को कितने बजे से क्लास रखेंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को 5 नहीं 6 बजे से क्लास कराया जाएगी। जितने लोग देख रहे हैं रिकॉर्डिंग वीडियो, वो आपको जब भी देख रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट का जो है आप लोग को लेक्चर जो मिलेगा डेली शाम के 6 बजे मिल जाएगा। कितने बजे? 6 बजे मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस लेक्चर पे। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अब बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं, वो हमने क्लास 10 कर लिया। आज लेक्चर नंबर 2 है अर्थव्यवस्था का, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, अर्थव्यवस्था। उसमें हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था सब पढ़ लिए थे, ठीक है, समावेशी बाकी है। और जितने भी पढ़े थे उन लोग को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए आप लोग को उसका लिंक। और नहीं, अगर वहाँ पे नहीं मिले तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके आप लोग को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्या? समावेशी विकास। कौन सा विकास है? समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है उसको पहले जानेंगे। समावेशी विकास क्या होता है? देखिए, पहले हम परिभाषा को देखते हैं। विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी क्या ना हो, कोई भी ऊंचा होता जाए, ये ऊंचा होता जाए, और कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, ऐसे ही विकास को समावेशी विकास कहते हैं। तो देखो, इसमें कहा गया ये है कि देखिए कि वह विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के किसी भी वर्ग का, चाहे आप जेंडर से हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी चीज जो बिलोंग करते हो, तो उसको सभी विकास मिलता है। सरकार का जितने भी विकास होता है उन सभी विकास का लाभ आप सभी को मिले। यदि जितने भी क्या है कैटेगरी के लोग हैं समाज में जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, सभी को एक समान विकास मिले, एक समान दर्जा मिले, एक समान विकास मिले, वही समावेशी विकास कहलाता है, ठीक है। लाभ विकास के लाभ से अछूता नहीं, मतलब कोई भी जो है जात के लोग, यानी कोई भी वर्ग के लोग जो है उस लाभ से अछूता, मतलब क्या है, निर्भय न रहे, मतलब उस लाभ को उसके पास ना पहुंचे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लोगों के पास ये लाभ पहुंचे। इसी को हम क्या बोलते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया? यानी जितने भी इस समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं, यानी जात के लोग हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी के लोग हैं, उन सभी लोगों को क्या मिले? ये लाभ मिले, उसी को क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला नंबर क्या है? सतत विकास। अब सतत विकास क्या है? तो सतत विकास वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी, यानी आने वाला जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी क्या मिले, ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। यानी वैसा विकास जो विकास कर रहे हैं हम, जो भी विकास, अभी हम एआई का जमाना आ गया है, क्या आगे एआई का जमाना, क्या आगे एआई चलता रहेगा? अगर हाँ, तो ये क्या आपको सतत विकास कहलाएगा। हम अभी जो भी चीज विकास कर रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो सभी विकास जो है आने वाले पीढ़ी जो हमारे हैं, उन सभी पीढ़ी को उपयोग हुए, उसको फायदा हो, लाभ मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया? अब देखिए, अगला है आर्थिक विकास क्या है, ठीक है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। तो ये आर्थिक विकास ये है कि जैसे देखो, अभी हमारे पास कुछ रुपये है, आने वाले समय में वो पैसा बढ़ जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। यानी जितने अभी मेरे पास देखो, अभी मेरे पास 10 रुपया, मान लो अभी मेरे पास क्या 10 रुपया है, आने वाले 1-2 दिन में मेरे पास 100 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो ये पैसा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है। तो आर्थिक विकास हुआ है, तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। जो विकासशील देश होता है उसके लिए कौन विकास का प्रयोग करते हैं? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आर्थिक वृद्धि क्या है? तो आर्थिक वृद्धि वो शब्द है का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग यहाँ करते हैं जहाँ विकास देश हो, जहाँ विकसित देश हो। जो देश देखो, आर्थिक विकास वहां प्रयोग करेंगे जो विकासशील देश हो, जो अभी विकासशील देश है, ठीक है। और आर्थिक वृद्धि का वहां प्रयोग करेंगे जो देश पहले से ही विकास हो, यानी पहले से वृद्धि हो चुका हो, उसका वो पहले से क्या हो? वृद्धि हो चुका है, विकास विकसित हो, यानी उसमें हर एक चीज हो उस देश में, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। और आर्थिक विकास को कहते हैं जो अभी हम विकास हो रहा है वो देश में, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब देखिए, मौद्रिक विकास। कौन विकास है? मौद्रिक विकास किसी देश की मुद्रा व्यवस्था
बैंक की प्रणाली में सुधार और विस्तार मौद्रिक विकास कहलाता है। तो देखिए ये मौद्रिक विकास है कि जिस देश की मुद्रा व्यवस्था जो होता है ना, पैसा वाला व्यवस्था, उसमें सुधार जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक विकास बोलते हैं। जो पैसा का जो सुधार होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक विकास बोलते हैं। ठीक है। अब आर्थिक नियोजन है। अब क्या है आर्थिक नियोजन? आर्थिक नियोजन किसे बोलता है? राष्ट्र यानी हमारे देश, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं को में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी हमारे पास जो भी चीज है उन सभी को एक उचित मात्रा में कैसे प्रयोग किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए ऑब्जेक्टिव के लिए है। इसको देखिए कैसे क्या करना है। भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में जो है पूछेगा कि भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगला हम टॉपिक को करते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग किए हैं जो कि इस तरह से क्लास किया है। इसका अगला टॉपिक आया क्या, तो देखिए क्या है योजना आयोग। योजना आयोग होता क्या है कि योजना आयोग का जो है ना, जो है अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का? प्रधानमंत्री होता है। जिस देश का योजना आयोग बना है उस देश का ही प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होगा, यानी उसका मुखिया होगा, उसका मुख्य आदमी होगा उस आयोग का। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पूछेगा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या बोलेगा भारत का योजना आयोग है तो भारत का प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है। और उसके बाद आता है योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ये सभी जो टॉपिक है जो इस तरह से लिखा होता है ना, इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। ठीक है। तो योजना आयोग का जो है गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। उसके बाद योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष होते हैं। पूछेगा कि योजना आयोग में कितने उपाध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होते हैं। और कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछा कि योजना आयोग को नाम कब बदला गया था, तो योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को बदल दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? नीति आयोग रखा गया था। नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है। योजना आयोग का नाम बदल के क्या नाम रखा गया है, तो नीति आयोग रखा गया। कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। अब तो नीति आयोग बन गया, तो योजना आयोग को छोड़कर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग सरकार के दिशात्मक और नीति निर्धारक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। यानी सरकार के नियमानुसार, सरकार के जो है दिशा के अनुसार जो सरकार बोलेगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष होता है, मैन अध्यक्ष होता है। ठीक है। अब नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू है। भारत में कुल कितने 12 पंचवर्षीय योजना लागू है, जिसमें से पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू किया गया था, तो 1951 से 1956 में लागू किया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना कब की अवधि कब से कब तक है, तो 1951 से 1956 तक है। क्योंकि या तो अंतिम पूछता है या पहला पूछता है, या तो अगर किसी का कोई पूछता है तो जन्म पूछता कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। अब ये नहीं पूछा कि ये चीज कब से कब हुआ था। ठीक है। तो इसमें पहला और लास्ट वाला हम देखेंगे। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, तो 1951 से 1956 तक थी। ठीक है। अब अंतिम पंचवर्षीय योजना, लास्ट पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से थी, 2012 से 2017 तक, क्योंकि 5 वर्ष वाला है। कितना वाला है? 5 वर्ष का। अब आते हैं भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास की दर को दर को बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक जो विकास है उसको बढ़ाना है। जो विकास है उसको क्या करना, बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा विकास करना हमारे देश में। और कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। कृषि एवं उद्योग का क्या करना, आधुनिकीकरण करना। तीसरा है
निर्भरता को प्राप्त करना, यानी भारत में एक ऐसा है कि अपने आप पर आत्मनिर्भर रहना, आत्मनिर्भर रहना, खुद से जो है हमसे ये हो जाएगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, इस पे आत्मनिर्भर रहना। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, समाज में जो न्याय होता है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। ये सभी टॉपिक भारत के नियोजन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और ये सभी टॉपिक याद रखने वाले है। पूछा योजना आयोग का मुख्य योजना आयोग का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग कब रखा गया था, तो 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। किसके जगह पे रखा गया था, यानी किसी का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, और भारत के कुल कितने पंचवर्षीय योजना है, तो कितना है, तो अवधि है, तो कितने पंचवर्षीय योजना है, तो वह 12 पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसमें से पहला पंचवर्षीय योजना का बुक कब तक अवधि थी, 1951 से 1956 तक, अंतिम तो 2012 से 2017 तक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद किसको बोलते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद हम बहुत सारे लोग कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानते हैं हम लोग पहले, इसको ये 1 लाइन टाइप का है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल अगर रहता है, और राज्य सरकार है, जैसे बिहार राज्य का सरकार है, मुख्यमंत्री है सरकार, ठीक है, तो बिहार राज्य और योजना आयोग के जो बीच में तालमेल रहता है अच्छा खासा, तो उसके बीच होता है। ठीक है, तो योजना आयोग के बीच तालमेल, सहयोग तालमेल को ही सहयोग बोलते हैं, तालमेल भी हो और सहयोग भी, दोनों को बातचीत से वातावरण के लिए क्या किया गया। तो ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच बहुत ही अच्छा तालमेल हो और सहयोग दोनों को मन हो कि करना है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अब कहते हैं पूछेगा कोई कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी देश का सरकार होता है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। उसका सदस्य कौन, जैसे मतलब बिहार राज्य के सदस्य पूरी जनता है, तो उसी तरह से बिहार राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य तो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। उस राज्य कौन होता है, मुख्यमंत्री। उस राज्य का सरकार होता है, उस राज्य कौन होता है, सरकार, यानी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, पूछा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है, कौन है, सभी राज्य के सदस्य होते हैं। ये सभी राज्य क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, सभी राज्य के सदस्य कहलाते हैं, यानी अपने अपने राज्य के सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसको कहेगा कि योजना राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो योजना जो है, कोई भी योजना होता है तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, कोई भी योजना सरकार जो राज्य का जो योजना होता है, जैसे बिहार का योजना, यूपी का योजना, अन्य देश का अन्य राज्य का जो योजना होता है, तो उस राज्य के जो है कौन करते हैं, तो विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही अनुमोदित किया जाता है। अब हम लाते हैं मौद्रिक विकास की कहानी। मौद्रिक विकास की कहानी क्या है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आता है। मौद्रिक मतलब होता है रुपया पैसा, मौद्रिक मतलब क्या होता है, रुपया पैसा जो होता है वो मौद्रिक होता है। ठीक है, तो उसके बाद पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। पूछिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, देखो वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो जो भी हम वस्तु, इसे मान लो हमको लेना है, क्या लेना है, इंक लेना। इस मार्कर का क्या लेना है, इंक लेना है, तो ये मार्कर देंगे और इंक ले लेंगे, तो ये क्या करेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है, हम कोई सामान दे देंगे, उसको एक ये मार्कर दे देंगे, इस मार्कर का इंक लेना है, तो वो इंक ले लेंगे, तो ये वस्तु से वस्तु का ले लेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। अब मौद्रिक प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो मौद्रिक प्रणाली है मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। यानी मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है, मुद्रा से पैसा देके कोई वस्तु खरीदे तो इसको क्या कहेंगे, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अब बैंकिंग प्रणाली, तो बैंकिंग प्रणाली क्या है, बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया को संपादित करने के लिए तो बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। यानी हम देखो बैंक से क्या करते हैं, हम चेक के द्वारा चेक देते हैं बैंक में, उस वहां से पैसा लेते हैं, तो इसको बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकिंग प्रणाली। अब कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो कोर बैंकिंग प्रणाली है तो उसको कहते हैं कि कोर में एक संकेत से एक व्यक्ति द्वारा उपस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण बैंकिंग प्रणाली कहलाती है, कोर बैंकिंग कहलाता है। तो देखो मान लो कि हमको संकेत दिए, मान लो किसी को संकेत दिए कि ये कोई चीज दी उसको, उस चीज से जाएगा उसी बैंक
बैंक से अपना पैसा ले लेगा तो उसको हम मतलब कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर स्टूडेंट के लिए स्क्रीनशॉट करिए। थैंक यू, धन्यवाद। इससे अगला जो है लेक्चर हम लोग अगले दिन देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।